नमस्कार और बिहार मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज का जो विषय है वो हमारे अपने शरीर के बारे में है। जी बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही शानदार विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो विशेष रूप से बिहार सरकार की परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, सब इंस्पेक्टर और टीचर एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। एकदम सही। और इन परीक्षाओं में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का वेटेज काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज। और हम जिन नोट्स के आधार पर बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यात्मक है। मतलब इनमें एनसीईआरटी का बेस तो है ही, साथ ही एडवांस डेप्थ्स भी हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कोई फालतू की बातें नहीं है। मतलब नो फ्लफ, सिर्फ वो चीजें जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं इन नोट्स को पढ़ रही थी तो मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया। हमारा शरीर इतना जटिल है लेकिन यह मुख्य रूप से सिर्फ 4 तरह के ऊतकों से बना है। बस 4? सोचिए। जी हाँ, एक शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो पूरे शरीर का निर्माण केवल एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू से होता है। बस ये 4। ये तो ऐसा है जैसे 4 रंगों से पूरी पेंटिंग बना दी गई हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और देखिए, हमारा मकसद आज सिर्फ इन चारों के नाम रटना नहीं है। हम उन एग्जाम ट्रैप्स पर भी बात करेंगे जहां बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। एग्जाम ट्रैप्स, यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले फैब्रिक से शुरुआत करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। जी, एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं ऐसे सरल शब्दों में कहूं तो यह शरीर का आवरण है जो शरीर के सतहों और अंगों को ढकता है। लेकिन नोट्स में इसके उद्गम को लेकर एक बहुत ही तकनीकी बात लिखी है कि यह एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से बन सकता है। बिल्कुल हाँ। तो क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? देखिए, भ्रूण के विकास के समय 3 परतें बनती हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर, मेसोडर्म बीच में और एंडोडर्म सबसे अंदर। ज्यादातर ऊतक किसी एक परत से बनते हैं, लेकिन एपिथेलियल शरीर के लिए इतना जरूरी है कि ये तीनों परतों से विकसित हो सकता है। अच्छा, ये बहुत ही अनोखी बात है। और एक और रोचक तथ्य जो मैंने देखा कि इसकी कोशिकाएं आपस में बहुत कसकर जुड़ी होती हैं। एकदम टाइट पैकिंग होती है इनकी। हाँ, और इनमें रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये एवैस्कुलर होती हैं। फिर भी इनमें खुद को ठीक करने की मतलब रीजनरेशन की जो क्षमता है वो गजब की होती है। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। खून की सीधी सप्लाई ना होने पर भी ये नीचे के ऊतकों से पोषण लेती हैं और बहुत तेजी से नई कोशिकाएं बनाती हैं। अब इसके प्रकारों पर आते हैं, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। जी बताइए। पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये बहुत पतली और चपटी कोशिकाएं होती हैं और यहीं पर हमारा पहला एग्जाम ट्रैप आता है। अच्छा, ट्रैप कहाँ पर? सवाल आता है कि फेफड़ों की एल्वियोलाई और केशिकाओं यानी कैपिलरीज में गैसों का आदान प्रदान किस ऊतक से होता है? बच्चे अक्सर कोई जटिल नाम ढूंढते हैं। जबकि जवाब बहुत सरल है। बिल्कुल, गैसों के डिफ्यूजन के लिए एक बहुत पतली परत चाहिए और वो काम यही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम करता है। इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। मतलब जहां भी फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन होगा वहां सिंपल स्क्वैमस होगा। एकदम सही। अब इसके अलावा क्यूबॉइडल ऊतक होता है जो क्यूब के आकार का होता है। हाँ, यह किडनी क्यूब्यूल्स में पाया जाता है और इसका मुख्य काम स्राव और अवशोषण मतलब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। और कोलमनर ऊतक, मैंने पढ़ा है कि ये लंबे खंभे जो ऐसे होते हैं। जी, ये आंतों में पाई जाते हैं जहां ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। और इसी में एक बहुत ही खास प्रकार भी है, सीलिएटेड कोलमनर ऊतक। हाँ, जिनमें सीलिया यानी छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वासनली या ट्रैकिया में होते हैं ना, जो बलगम को ऊपर धकेलते हैं। टैकिया में भी और महिलाओं के डिंब वाहिनी यानी ओविडक्ट में भी। वहां ये डिम या अंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और ग्रंथियों की बात करें तो वो भी तो एपिथेलियल ही हैं। जी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये 2 तरह की होती हैं। एक्सोक्राइन, जिनमें डक्ट यानी नली होती है जैसे पसीने की ग्रंथि, और दूसरी एंडोक्राइन जो बिना डक्ट की होती हैं और सीधे हार्मोन स्रावित करती हैं। सही। और ये सब तो सिंपल एपिथेलियम की बातें हुई। अगर हम थोड़ी उन्नत अवधारणाओं पर जाएं तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी होता है। बिल्कुल,
स्ट्रैटिफाइड मतलब जिसमें कई परतें हों, जैसे हमारी त्वचा, ये हमें सुरक्षा देती है। और नोट्स में एक और एडवांस तथ्य है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। वहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ये बहुत ही एडवांस्ड पॉइंट है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन है। ये स्ट्रेचेबल होता है। मतलब ये गुब्बारे की तरह फैल सकता है। हाँ, मूत्राशय को फैलने की जरूरत होती है और ये ऊतक बिना फटे ऐसा कर सकता है। वाह, तो ये तो हो गया शरीर का आवरण। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे ऊतक की तरफ, कनेक्टिव टिश्यू। ये अंगों को जोड़ने वाली कड़ी है। नाम से ही स्पष्ट है, कनेक्ट करने वाला टिश्यू। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे समझ आई वो ये है कि इसमें कोशिकाओं के बीच बहुत खाली जगह होती है, जिसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जी, और इसी मैट्रिक्स में कोशिकाएं अलग-अलग तरह के फाइबर्स जैसे कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर और ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होते हैं। तो अगर इसके प्रकारों की तुलना करें तो सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें एरियोलर ऊतक होता है जो त्वचा के ठीक नीचे पाया जाता है। और वो ऊतक भी जो वसा जमा करता है, एडिपोज टिश्यू। हाँ, एडिपोज। ये ना सिर्फ फैट स्टोर करता है बल्कि शरीर को इंसुलेशन भी देता है, ठंड से बचाता है। और इसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। सबसे बड़ा ट्रैप टेंडन और लिगामेंट के बीच का अंतर। बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इसे ऐसे याद रखिए। टेंडन वो है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और लिगामेंट वो है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ट्रैप क्या है इसमें? ट्रैप इनके लचीलेपन में है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ज्यादा लचीला या इलास्टिक है। लोग सोचते हैं कि मांसपेशी से जुड़ा टेंडन ज्यादा लचीला होगा, पर असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लिगामेंट टेंडन की तुलना में अधिक लचीला होता है क्योंकि दो हड्डियों के जोड़ को मुड़ने के लिए ज्यादा लचीलेपन की जरूरत होती है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने समझाया। अब कंकाल ऊतक की बात करते हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और इसके भी प्रकार है, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रोकार्टिलेज। जी, लेकिन जब मैट्रिक्स बहुत कठोर हो जाता है कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, तब वो हड्डी बन जाता है। और हड्डियों को लेके एक बहुत ही उन्नत कॉन्सेप्ट है, हैवर्शियन सिस्टम। हैवर्शियन सिस्टम स्तनधारियों की हड्डियों की एक बहुत ही खास संरचना है। ये क्या होता है असल में? देखिए, हड्डी अंदर से ठोस होती है, तो वहां बैठी कोशिकाओं तक खून कैसे पहुंचेगा? इसके लिए हड्डी के अंदर सूक्ष्म नलियों का एक पूरा नेटवर्क होता है। इसी कैनाल सिस्टम को हैवर्शियन सिस्टम कहते हैं। ताकि हर कोशिका तक पोषण पहुंच सके। बहुत खूब। और अंत में कनेक्टिव टिश्यू का एक तरल रूप भी है, रक्त या ब्लड। जी, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है जो एग्जाम्स में बार बार आता है। आरबीसी का जीवन काल। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ये सीधा सवाल है जो कई बार पूछा गया है। 120 दिन याद रखना है। और इसी के साथ लिम्फ भी होता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम में भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने कवर और कनेक्शन दोनों देख लिए। अब बात करते हैं शरीर को हिलाने डुलाने की शक्ति की, मस्कुलर टिश्यू। मांसपेशियां। इनकी इकलौती और सबसे खास विशेषता है संकुचन या सिकुड़ने की क्षमता, जिसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। इन तीनों प्रकारों की अगर हम स्पष्ट रूप से तुलना करें तो सबसे पहले है स्ट्रिएटेड या कंकाल की मांसपेशियां, जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी होती हैं। आप अपनी मर्जी से अपना हाथ हिला सकते हैं। और एक और खास बात, इनकी कोशिकाओं में कई केंद्रक होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और दूसरी हैं स्मूथ या चिकनी मांसपेशियां। ये अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारी आंतों की मांसपेशियां। और इनका आकार स्पिंडल जैसा होता है, बीच से मोटी और किनारों से पतली। और तीसरी सबसे अहम, कार्डियक या हृदय की मांसपेशियां। ये भी अनैच्छिक होती है, पर ये सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं। और यहाँ पर आता है मस्कुलर टिश्यू का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम ट्रैप। हाँ, मैंने भी उस पॉइंट को अंडरलाइन किया है। सवाल आता है इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में। जी, ये संरचना सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मांसपेशियों में मौजूद होती है, किसी और ऊतक में नहीं। ये कोशिकाओं के बीच का ऐसा जंक्शन है जो सुनिश्चित करता है कि पूरा हृदय एक साथ सिकुड़े और धड़के। मतलब ये सिग्नल को बहुत तेजी से फैलाता है। बिल्कुल। और इसे रट लीजिए, इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब कार्डियक टिश्यू। बहुत ही शानदार।
अब आते हैं हमारे आखिरी ऊतक पर, जो इस पूरे सिस्टम का बॉस है, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक? इसकी बुनियादी इकाई है न्यूरॉन, और न्यूरॉन की संरचना में 3 मुख्य हिस्से होते हैं: डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। जी। डेंड्रॉइट सिग्नल लेता है, सेल बॉडी उसे प्रोसेस करती है और एक्सॉन उस सिग्नल को आगे भेजता है। और इस एक्सॉन के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। एकदम सही। ये कोटिंग सिग्नल को लीक होने से बचाती है, जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। लेकिन ये कोटिंग बीच-बीच में टूटी हुई होती है। हाँ, और उन गैप्स को नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि जो आवेग या नर्व इम्पल्स है वो पूरे तार में चलने के बजाय एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करता है। इससे सिग्नल की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। मतलब छलांग लगाते हुए सिग्नल आगे बढ़ता है, और जब एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो उस जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स पर रासायनिक संचरण होता है, मतलब केमिकल ट्रांसमिशन। एक न्यूरॉन से केमिकल निकलता है जो दूसरे तक सिग्नल पहुंचाता है। ये सच में एक बहुत ही एडवांस्ड मशीनरी है। और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा जुड़ता है, उच्च स्तरीय अवधारणाओं का जुड़ाव या कॉन्सेप्ट लिंकेज। हाँ, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में सिर्फ ऊतकों के नाम नहीं पूछे जाते, बीमारियों से उनका संबंध भी पूछा जाता है। बिल्कुल। अगर ये ऊतक सही से काम ना करें तो क्या होगा? स्रोत में कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कैंसर। कैंसर असल में एपिथेलियल कोशिकाओं के असामान्य और अनियंत्रित विभाजन के कारण ही होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमारी हड्डियों के मैट्रिक्स के नुकसान से जुड़ा है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की खराबी। एक बहुत ही मुश्किल सा नाम है, मायस्थेनिया ग्रेविस। ये एक न्यूरोमस्कुलर समस्या है, मतलब नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच का कनेक्शन टूट जाना। तंत्रिकाएं सिग्नल भेजती हैं पर मांसपेशियां सुन नहीं पाती। और एथेरोस्क्लेरोसिस, जो धमनियों से जुड़ी बीमारी है, वो असल में संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की ही समस्या है। बिल्कुल। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जीव विज्ञान को रटने की बजाय समझना कितना जरूरी है। सही बात है। तो आज के इस विस्तृत और सूचनात्मक विश्लेषण को अगर मैं समेटूं, तो हमने देखा कि कैसे ये 4 टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, एक साथ मिलकर हमारे शरीर की पूरी जैविक संरचना को कुशलतापूर्वक चलाते हैं। जी, लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी भयानक बीमारियां सीधे तौर पर इन विशिष्ट ऊतकों की खराबी का परिणाम है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की उन्नत चिकित्सा, या जिसे टिश्यू इंजीनियरिंग कहते हैं, वो हमें प्रयोगशाला में इन सटीक ऊतकों को बनाने में मदद करे? मतलब कृत्रिम त्वचा या लैब में बनी कार्टिलेज? हाँ, सोचिए, क्या भविष्य में हम खराब हो चुके ऊतकों को कृत्रिम रूप से बदलकर इन सभी बीमारियों को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये जीव विज्ञान को केवल किताबों से निकालकर सीधे भविष्य के विज्ञान से जोड़ देता है। बिल्कुल। और इसी तरह के विश्लेषणात्मक विचार आपको परीक्षाओं में दूसरों से आगे रखते हैं। सही कहा। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वे इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटे नहीं, बल्कि उनका अनुप्रयोग समझें। और एग्जाम में जाने से पहले इन एग्जाम ट्रैप्स को जरूर रिवाइज कर लें। बिल्कुल। आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से दोहराएंगे। ये सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। पढ़ते रहिए और तैयारी मजबूत रखिए। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। बिहार मैटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।